एप्पल ने अपनी हिस्ट्री में काफी डार्क टाइम देखा है, मेजर प्रोडक्ट फेलियर्स, लीगल बैटल्स, कंट्रोवर्सीज एंड मच मोर। और इस वीडियो में हम एप्पल की ऐसी ही डार्केस्ट मोमेंट्स को देखेंगे जिसको देख के आप सीखोगे कि झूठ अगर सही से बोला जाए तो $1 ट्रिलियन कंपनी बना सकता है। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फेमस इंसिडेंट ऑफ बेंडगेट। बात है 2014 की, जब iPhone 6 और 6 Plus नए आए थे और एप्पल के किसी भी और डिवाइस की तरह इनके लिए भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। बट देयर वाज समथिंग व्हिच वाज अननोन टू कस्टमर्स and it was that these phones were bending। इनके वॉल्यूम बटन के पास एक वीक पॉइंट था जिस पे अगर हल्का सा प्रेशर भी लगता था तो ये फोन बेंड हो जाते थे। अब शुरू में ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन रिलीज के कुछ दिन बाद अनबॉक्स थेरेपी ने एक वीडियो डाली। अब इस वीडियो में वो एक नए iPhone 6 को एक सर्टेन पॉइंट से बेंड करते हैं और वो बेंड हो जाता है। लेकिन अनबॉक्स थेरेपी को ये नहीं पता था कि ये वीडियो एप्पल हेडक्वार्टर्स को हिला देगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। इट गेन्ड ओवर 45 मिलियन व्यूज इन 3-4 डेज। शुरू में एप्पल ने इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 9 लोगों की कंप्लेंट्स आई है, सो इट्स नॉट अ बिग इशू, व्हिच वाज अ लाई ओनली आई शीप्स बिलीव। क्योंकि अगर ये सच होता तो एप्पल को वो नहीं करना पड़ता जो उसने किया। एप्पल ने मीडिया से कहा कि इस वीडियो को दबा दो, क्योंकि एप्पल ऑलमोस्ट सारे टेक न्यूज मीडिया को अपनी जेब में रखता है, तो उनके लिए ये करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी। इवन एप्पल ने कुछ न्यूज आउटलेट्स को अपनी टेस्टिंग लैब में भी बुलाया ताकि वो दिखा सकें कि हमारी टेस्टिंग कितनी प्रॉपर है। बस इनकी टेस्टिंग में फ्लॉ ये था कि ये लोग फोर्स गलत पॉइंट पे लगा के दिखा रहे थे। फोन मुड़ रहा था वॉल्यूम बटन के पास से और ये फोर्स लगा रहे थे सेंटर में। इसके बाद सारे न्यूज मीडिया ने अनबॉक्स थेरेपी की वीडियो को फेक कह दिया। Tweets like the jerk bending his iPhone till it breaks video now approaching 34 million views, easily paying for his broken iPhone 6 Plus. Another media article defending Apple by saying that don't put your iPhone 6 Plus into the front pocket of your trousers or jeans. यानी कि अब हम फोन को जेब में भी ना रखें। Sounds ridiculous, right? All this drama went for a while, लेकिन सच बाहर आना ही था। 2018 में जब एप्पल इस चीज के रिगार्डिंग कोर्ट केस लड़ रहा था तो उसमें इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला कि एप्पल को शुरू से पता था कि iPhone 6 बेंड हो सकता है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा था कि एप्पल की इंटरनल टेस्टिंग से उन्हें ये पहले पता था कि iPhone 6 iPhone 5s के कंपैरिजन में 3.3 टाइम्स इजीली बेंड हो सकता है एंड iPhone 6 Plus iPhone 5s से 7.2 टाइम्स इजीली बेंड हो सकता है। ये सब पता होने के बाद भी उन्होंने पब्लिक में नेगेटिव PR से ये चीज मेंटेन रखी कि उनके फोन में कोई इंजीनियरिंग इश्यूज नहीं है। हालात इतने खराब हो गए कि लोग कहने लगे कि ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि फोन मुड़ जाए, उसे गिराओ मत और उसे एक केस में तो बिल्कुल भी मत डालो जिसमें कि आपको फोन को फिट करने के लिए या निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़े। फोन को अपनी बैक पॉकेट में मत रखो और फ्रंट पॉकेट में भी मत रखो अगर वो टाइट है तो, एक्चुअली किसी भी पॉकेट में मत रखो। और उसके बाद एप्पल ने चुपके से iPhone 6 की मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस करके इस प्रॉब्लम को काइंड ऑफ फिक्स कर दिया एंड दिस इज हाउ एप्पल डिसाइडेड टू कवर अप देयर लाइज। अभी तक हमने सिर्फ एक इंसिडेंट कवर किया है, बट वी हैव वे मोर टू गो। बट बिफोर मूविंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर UPDF। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म PDF एडिटर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि PDF एनोटेशन, PDF एडिटिंग, PDF कन्वर्जन, OCR, PDF को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, PDFs को साइन करना, ऑर्गेनाइज करना, उनका फाइल साइज रिड्यूस करना और मल्टीपल PDFs को कंबाइन भी आप इसमें कर सकते हो। जैसे अगर आपको एडिट करना है तो इस बटन पे क्लिक करके आप PDF में प्रेजेंट टेक्स्ट और इमेजेस को एडिट कर पाओगे। यहाँ पे जाके आप पेजेस को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, यानी कि नया पेज इंसर्ट करना या रिप्लेस करना हो तो वो भी हो जाएगा। और इस बटन पे क्लिक करके आप PDF को अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर पाओगे। एंड इसमें OCR फीचर भी है। OCR का मतलब होता है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिटेबल PDFs की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अगर आप UPDF को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप 84% का डिस्काउंट ले पाओगे और इस सबके साथ साथ आपको एक PDF पासवर्ड रिमूवर फ्री में मिलेगा और एक ही लाइसेंस से आप इसे मैक, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एप्पल्स नेक्स्ट डार्केस्ट मोमेंट कॉल्ड एज एंटेना गेट। अब हम बेंडगेट से पीछे जा रहे हैं। बात है जून 24, 2010 की, जब iPhone 4 नया वर्ल्ड वाइड सेल पे गया ही था। एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लगी और बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली इन्हीं एक्साइटेड कस्टमर्स में से कुछ लोगों को एक अजीब सी चीज नोटिस होती है कि उनका नया फोन नेटवर्क लूज कर रहा था एंड कॉल्स ड्रॉप हो रही थी। एंड इससे भी ज्यादा ऑड चीज ये थी कि ये तब हो रहा था जब लोग इस फोन को अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ रहे थे। सबसे पहले ये प्रॉब्लम रिपोर्ट की एक यूजर ने, जिसका यूजर नेम था FFA आर्किटेक्ट, स्टेटिंग दैट कि मुझे नहीं पता कि क्या ये सिग्नल बार सही में नहीं दिख रही या फिर ये कोई जेन्युइन एंटेना की दिक्कत है। एक दूसरे यूजर ने रिस्पॉन्स में कहा जो हाथ है वो लोअर नॉच को ब्लॉक कर रहा है, जो कि एंटेना है।
क्या ये दिक्कत है? क्योंकि नॉर्मली नॉच कवर्ड नहीं होनी चाहिए। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर एप्पल इसे यही मान लेता तो ये प्रॉब्लम उनके लिए इतना बड़ा डिजास्टर नहीं बनता। लेकिन एप्पल बीइंग एप्पल, स्टीव जॉब्स ने लोगों से कहा ऑल फोन्स हैव सेंसिटिव एरियाज, जस्ट अवॉइड होल्डिंग इट इन दिस वे। यानी कि एप्पल के हिसाब से लोग फोन को गलत पकड़ रहे थे। बाद में एप्पल ने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि ये एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि अपडेट से फिक्स हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स चीजें फिक्स नहीं हुई, तो लोगों ने आईफोन 4 को रिकमेंड करना बंद कर दिया। लेकिन इस स्कैंडल के 1 महीने बाद रिवील हुआ कि जब आईफोन 4 डिजाइन किया जा रहा था तो एप्पल के सीनियर एंटेना एक्सपर्ट ने स्टीव जॉब्स को इस इशू के रिगार्डिंग वार्निंग दी थी कि अगर आप ऐसे डिजाइन करोगे तो सिग्नल ड्रॉप हो सकता है। और यही उनकी गलती थी कि फोन को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने एक मेजर फोन फंक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होने दिया। लेकिन जब ये सब चल रहा था तभी ये भी सामने आया कि अगर आप आईफोन 4 पे एक केस लगा लेते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उस केस में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से जब आप केस लगाते थे तो एंटेनास ढंग से कवर नहीं होते थे, जिसकी वजह से सिग्नल ड्रॉप नहीं होता था, या ऐसा कुछ तो था उस केस में। तो इतने बड़े तमाशे के बाद जुलाई 16 को स्टीव जॉब्स ने माना कि हाँ, हमसे गलती हुई है एंड गलती का नाम रखा गया एंटेना गेट। And this has been since dubbed Antenna Gate. और अपने कस्टमर्स को शांत करने के लिए जॉब्स ने लोगों को ऑप्शंस दिए कि या तो वो एप्पल से एक फ्री बम्पर केस ले सकते हैं, और अगर उनके पास केस ऑलरेडी है तो वो एप्पल से उस केस का रिफंड ले सकते हैं। We want to give everybody a free case. Every iPhone user is going to get a free case. What seemed like an odd issue quickly turned into one of the biggest scandals in Apple's history. लेकिन यहाँ तक फिर भी ठीक था, ये सारे इश्यू से एप्पल भाग सकता है। But I can't say the same about the next one. द सप्लाई चेन कंट्रोवर्सी। अब एप्पल क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है तो इनकी जो सप्लाई चेन है वो भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इस सप्लाई चेन में कितने सारे वर्कर्स होंगे, बट प्रॉब्लम आती है इन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस में। तो देखो, जब भी किसी कंपनी को कुछ टाइम के लिए वर्कर्स की जरूरत होती है तो वो टेम्पररी वर्कर्स बुलाते हैं। तो 2014 में चाइना ने एक लॉ पास किया कि किसी भी फैक्ट्री में 10% से ज्यादा वर्कफोर्स टेम्पररी वर्कर्स नहीं होने चाहिए। और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कंपनीज को 2016 तक की डेडलाइन मिली थी। तो एप्पल ने एक्शन लेने के लिए अपनी 362 सप्लायर फैक्ट्रीज को चेक किया और उन्हें पता चला कि इनमें से आधे से ज्यादा फैक्ट्रीज इस 10% कोटा से तो बहुत दूर है। इनमें से 80 फैक्ट्रीज तो ऐसी भी थी जिसमें से 50% से ज्यादा वर्कर्स टेम्पररी थे। लेकिन टेम्पररी वर्कफोर्स के साथ दिक्कत क्या थी? देखो, सीन ऐसा है कि इन वर्कर्स के साथ बहुत ही घटिया बर्ताव किया जाता है, जैसे कि इनके पैसे काट लेना, पैसे लेट देना, बोनस और एडिशनल बेनिफिट्स ना देना। इन लोगों को लाया तो जाता है टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन इनसे काम करवाते हैं परमानेंट वाला, और ऊपर से पैसे भी नहीं देते। सो अल्टीमेटली देयर लाइफ टर्न्स इनटू अ लिविंग हेल। तो हर एक कंपनी की तरह एप्पल के पास 2016 तक का टाइम था, लेकिन इस चीज के रिगार्डिंग उनकी फैक्ट्रीज में बहुत ही कम प्रोग्रेस दिखी। एप्पल के 4 फॉर्मर एम्प्लॉइज के हिसाब से एप्पल ने सालों तक इन सप्लायर्स पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उससे खर्चा बढ़ता, उनकी वर्कफोर्स खराब होती और प्रोडक्ट लॉन्चेस भी डिले हो जाते। तो इस लॉ के प्रेशर में आके एप्पल ने सप्लायर्स को कहा कि तुम अपनी टेम्पररी लेबर तभी कम करना अगर लोकल अथॉरिटीज आके कुछ कहती हैं, अगर कोई टोकता नहीं तो चलने दो। अब एक बार के लिए एप्पल की साइड की स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ। एप्पल का काम करने का ना एक स्टैंडर्ड है और सारे सप्लायर्स उस स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाते। तो एप्पल के लिए अपने वर्कर्स का ध्यान रखने वाला प्रॉमिस फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एप्पल को दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं कि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज रहे और वर्कर्स की कंडीशन भी ठीक हो। लेकिन एट द एंड एप्पल अपने प्रॉफिट्स को ही देखता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ये दिखाने की कि हमें वर्कर्स की परवाह है, लेकिन एट द एंड अगर प्रॉफिट्स और वर्कर्स की कंडीशंस में से चूज करना पड़े तो एप्पल हमेशा प्रॉफिट को पिक करता है। और ये चीज प्रूव होती है जब एप्पल 2020 में एक चाइनीज बिल को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बिल यूएस कंपनीज को चाइना में फोर्स्ड लेबर को यूज करने से रोक रहा था। यानी कि आप फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवा सकते, और एप्पल नहीं चाहता था कि ये बिल पास हो, which for me is a red flag and clearly states the motive of the company. So basic idea ये है कि अगर एप्पल को अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने हैं तो उनके सप्लायर्स को, उनके वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, क्योंकि एप्पल अगर अपना एक एक पैसा बचा रहा है then you definitely need something to breach. Now, एप्पल का सबसे बड़ा कंपटीशन है सैमसंग, और ऐसा हो नहीं सकता
कि इनके बीच में कुछ टेढ़ा ना हुआ हो, क्योंकि ये एप्पल वर्सेस सैमसंग की डिबेट बिल्कुल भी नई नहीं है। एप्पल को ये पहले से पता था कि उन्हें और किसी भी कंपनी से कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि बाकी कंपनीज उनकी लीग में थी ही नहीं। नोकिया से एप्पल कभी डरा ही नहीं, क्योंकि नोकिया अपनी चौड़ में डूब गई। उनको दिक्कत थी सैमसंग से, और इसी चक्कर में सैमसंग को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई, जिसकी शुरुआत हुई 4 जनवरी 2007 को आईफोन के लॉन्च से 4 दिन पहले। एप्पल ने एक सूट फाइल कर दिया कि सैमसंग ने इनके 4 डिजाइन पेटेंट्स चुराए, और उसी साल जून में 193 स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए जो प्रूव कर रहे थे iOS और सैमसंग के UI के बीच में सिमिलैरिटीज हैं। तो अल्टीमेटली एप्पल ने सैमसंग को सू कर दिया, ये कहते हुए कि सैमसंग के फोन्स और टैबलेट्स जैसे कि Nexus S, Galaxy S 4G और Galaxy Tab के कुछ एलिमेंट्स एप्पल से कॉपीड हैं। कुछ सालों बाद एप्पल ने इमेजेस की फॉर्म में एविडेंस भी दिखाया, जिसमें उन्होंने iPhone 3GS और Samsung Galaxy S को साइड बाय साइड रखा और बोला कि कैसे सैमसंग ने एप्पल को कॉपी किया। ऑल्दो बाद में ये भी प्रूव हुआ कि एप्पल बार बार इन इमेजेस को एडिट करके कोर्ट में प्रेजेंट करता है ताकि वो अपनी बात को प्रूव कर सके। और फिर सैमसंग ने काउंटर सू किया, और ये फाइट उन्होंने कंटिन्यू रखी टिल जून 2018, जिसके बाद सैमसंग को एप्पल को $539 मिलियन देने पड़े। अब पैसे की साइड से तो एप्पल जीत गया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये केस था तो मेनली पैसे के लिए ही। बस बात इतनी थी कि एप्पल मांग रहा था $2 बिलियन और उनको मिले सिर्फ 539 मिलियन। पहले एप्पल के लॉ सूट्स फाइल करने का मेन मोटिव यही होता था कि वो अपने कंपेटिटर के सामने एक कंपेटिटिव एडवांटेज चाहते थे। इतने सालों की लड़ाई, लीगल फीस और टाइम के बाद एप्पल को मिले सिर्फ 539 मिलियन। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको इस अमाउंट का 3 गुना चाहिए था। तो एट द एंड फायदा किसी का खास नहीं हुआ। सैमसंग ने चोरी की, और उन्होंने चोरी करके जो प्रोडक्ट बनाया, उससे जो प्रॉफिट बनाया, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने एप्पल को दे दिया। वन एक्सपर्ट समराइज्ड इट द बेस्ट: Apple can find better ways of earning hundreds of millions of dollars than fighting a decade-long lawsuit. और एक चीज ये भी है कि कोर्ट ने कॉपीड प्रोडक्ट्स को बंद थोड़ी ना कर दिया, क्योंकि वो 100% कॉपीड नहीं है, उनका कुछ पार्ट है जो एप्पल से कॉपीड था। सो अल्टीमेटली इट वाज अ W फॉर एप्पल, बट नॉट एज बिग ऑफ अ W एज दे वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। और एप्पल इन जनरल भी गवर्नमेंट सिस्टम्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है। जैसे कि 2016 में यूरोपियन यूनियन ने एप्पल को ऑर्डर दिया कि वो आयरलैंड को $14.5 बिलियन दे, क्योंकि ये पैसे एप्पल ने आयरिश गवर्नमेंट को टैक्सेस की फॉर्म में नहीं दिए थे। EU के हिसाब से एप्पल कुछ इलीगल मेथड्स यूज करता है टैक्स बचाने के लिए। अब इस आर्गुमेंट के पीछे की बैक स्टोरी समझने के लिए आपको पहले 1-2 टर्म समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो आप ये सोचोगे कि एप्पल तो यूएस की कंपनी है, तो वो आयरलैंड में टैक्सेस क्यों दे? ऐसा इसलिए है क्योंकि आयरलैंड एप्पल के लिए एक टैक्स हेवन है। अब टैक्स हेवन क्या होता है? बेसिकली टैक्स हेवन मीन्स वो कंट्री जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये फ्रीडम देती है कि वो उनकी कंट्री में आके बिजनेस करे और वहां पे उन्हें मिनिमम टैक्स या फिर समटाइम 0 टैक्स देना पड़े। तो कोई भी कंपनी क्या करती है, इन टैक्स हेवंस में अपनी एक अलग सब्सिडरी बना देती है। उसके बाद स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होती है कि डोमेस्टिकली जो भी प्रॉफिट हुआ उसको टैक्स हेवन में भेज दो और अपनी होम कंट्री में आप टैक्स ना दो। और एप्पल इसके लिए मेनली आयरलैंड का यूज करता है। लेकिन EU को इससे दिक्कत क्या थी? पास्ट में आयरलैंड और एप्पल के बीच में कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें यह था कि एप्पल आयरलैंड में बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कम टैक्सेस दे सकता है। यूएस में वो 21% देता था, तो यहाँ 12.5% दे सकता है। लेकिन EU ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चला कि एप्पल 0.5 से 1% तक टैक्स ही देता है। और बस यहीं पे EU को दिक्कत थी कि एप्पल बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कम टैक्स क्यों दे, और ये आयरिश गवर्नमेंट इनको इतना फेवर क्यों कर रही है। अब इस सब के पीछे बहुत सारा ड्रामा हुआ, एंड एट द एंड 2020 में कोर्ट ने एप्पल के फेवर में डिसीजन दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करते। फिर उनके लिए ये एक डार्क मोमेंट कैसे बनी? एक्चुअली अब बात कुछ ऐसी है कि प्रॉब्लम लीगल सिस्टम की नहीं, मॉरल सिस्टम की है। लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से है कि एप्पल अपनी होम कंट्री यूएस में बिल्कुल टैक्स नहीं देता, जहां उसे कायदे से शायद 25% टैक्स देना पड़ेगा, और आयरलैंड में वो 1% देते हैं, सिर्फ 1%। तो ये एक प्रॉब्लम है, और यहीं से कंट्रोवर्सी उठी कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन होने के बाद भी ये लोग यूएस के सिस्टम्स के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। बाय द वे ये चीज कोई नई नहीं है, ये चीज हर एक कंपनी करती है, लेकिन एप्पल इसमें हाईलाइट इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो इसे करता है एक बहुत अलग लेवल पे है, एंड सेकेंडली वो इसके बाद अपनी होम कंट्री में कुछ फॉल्स प्रोमिसेस करता है जो वो पूरे नहीं करता, एंड फिर ये अपने पावर और कंट्रोल का यूज करके टैक्स इवेजन भी करते हैं। एंड कंट्रोल से याद आया, एंड्रॉइड का कंट्रोल भी गूगल से सैमसंग की तरफ जा रहा है। फुल स्टोरी इज हियर, और आप UPDF को भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.